किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्र का दुग्ध उत्पादन से किसानों की कमाई दोगुना करने का लक्ष्य। नोटबंदी से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में बढ़ी मिठास। 44% गन्ना बकाये का हुआ भुगतान। पशु पक्षियों की खरीद फरोख्त के नियम सख्त। फसल ऋण लेने वाले किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन से देश में पशुधन रखने वाले किसानों की कमाई 2022 तक दोगुना करने का है। वर्तमान में 15.5 करोड़ टन दूध उत्पादन को 24.2 करोड़ टन तक ले जाने का काम किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि 2242 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। इसमें मूल रूप से किसानों को पशुधन से लाभ कमाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसे मुख्य रूप से ब्रीडिंग, दूध खरीदी एवं रखरखाव और चारे की उपलब्धता पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, अच्छे चारे की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। पशुधन से होने वाला उत्पादन देश के गेहूं और धान के कुल उत्पादन से 37% ज्यादा है। इस समय देश में लगभग 20 करोड़ गाय और 10 करोड़ भैंस हैं। इनमें से 13 करोड़ पशुधन ऐसा है जिनका प्रजनन कराया जा सकता है। वर्तमान में 6.8 करोड़ की ब्रीडिंग हुई है। उसे 10 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। उद्योग संगठन भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने कहा है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ष 2016-17 के चीनी सत्र में 15 दिसंबर तक देश में चीनी उत्पादन 11% बढ़कर 53.29 लाख टन हो गया है। इस्मा के बयान में कहा गया है कि पूर्व वर्ष की समान अवधि में चीनी उत्पादन 47.93 लाख टन हुआ था। सरकार ने 2016-17 के सत्र अक्टूबर से नवंबर में 225.21 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। 15 दिसंबर तक 440 चीनी मिलें गन्ना पिराई कर रही थीं। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कारण समीक्षा दिन अवधि में कुल उत्पादन में 11% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में मिठास बढ़ा दी है। चालू सत्र के पहले 3 महीने में किसानों को 44% गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। वहीं चीनी के बंपर उत्पादन की बदौलत यह सूबा देश में अव्वल हो गया है। किसानों पर चीनी मिलों की दरियादिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीनी मिलों ने गन्ने की बकाये 5,726 करोड़ 72 लाख रुपए में से बीते शुक्रवार तक 2,524 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था, जो कुल बकाये का लगभग 44.08% है। हालांकि चीनी मिलों का अभी गन्ना मूल्य की एवज में किसानों का 3,202 करोड़ 13 लाख रुपया देना है। पानी से निकाले जाने के बाद लगभग 10% मछलियां तथा पककर तैयार होने के बाद 15% से अधिक फल और सब्जियां परिवहन सुविधाओं की कमी, प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में तथा छटाई एवं पैकेजिंग के दौरान नष्ट हो जाती हैं। केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीफेट लुधियाना ने जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों पर पिछले वर्ष एक अध्ययन किया, जिसके अनुसार पानी से निकाले जाने के बाद 10.52% मछलियां आधारभूत सुविधाओं के अभाव में नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह पककर तैयार होने तथा पेड़ से तोड़ने के बाद 4.58% से 15.88% तक फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। अनाजों में यह हानि 4.65 से 5.99%, दालों में 6.36% से 8.41% तथा तिलहन में 3.08% से 9.96% तक है। कुल मिलाकर सालाना 92,651 करोड़ तक की फसलोत्तर हानियां हैं। अनाजों में यह हानि मुख्य रूप से फसल की पैदावार, एकीकरण आदि के दौरान होती है, जबकि फलों और सब्जियों में यह नुकसान अधिकतर एवज के दौरान होता है। केंद्र सरकार ने पशु पक्षियों के खिलाफ क्रूरता रोकने के उद्देश्य से उनकी खरीद फरोख्त नियमित करने के लिए सख्त नियम कानून का फैसला किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पशु पक्षियों के खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए ही पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 बनाया गया था, पर इसके प्रावधानों को लागू करना अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब इन्हें पूरी तरह लागू करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए नए नियमों से जुड़े मसौदों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कदम पशु पक्षियों के धड़ल्ले से पनपते व्यापार और इस दौरान इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली क्रूरता को देखते हुए उठाया गया है। नए कानून के क्रियान्वित होने के साथ पालतू पशु पक्षियों को बेचने वालों को
अपने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसी दुकानों का पंजीकरण तभी हो पाएगा जब पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन विभाग और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के प्रतिनिधि उनका निरीक्षण पूरा कर लेंगे। केंद्र सरकार ने फसल ऋण लेने वाले किसानों को उसके भुगतान के लिए 60 दिन की ग्रेस अवधि देने का निर्णय लिया है। जिन किसानों को इस वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच फसल ऋण का भुगतान करना है, ऐसे किसानों को 60 दिन की ग्रेस अवधि दी जाएगी और इस दौरान यदि वे ऋण को चुकता कर देते हैं तो उन्हें शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र और कृषक समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बुनियादी स्तर पर 7% वार्षिक दर पर फसल ऋण देती है। नियत तारीख के अंदर ऋणों के भुगतान तथा 1 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किसानों को 3% प्रति वर्ष का प्रोत्साहन दिया जाता है। शीघ्र भुगतान करने वाले किसान 4% वार्षिक की दर से लघु अवधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। सबसे पहले बात गेहूं के भाव की। लखनऊ में 1875 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 1725 रुपये, फैजाबाद में 1820 रुपये और बदायूं में 1760 रुपये प्रति कुंटल रहा। अब बात दलहनी फसल चना की। लखनऊ में 9550 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 8850 रुपये, फैजाबाद में 10800 रुपये और बदायूं में 9350 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात चावल के भाव की। लखनऊ में 2160 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 2150 रुपये, फैजाबाद में 2180 रुपये और बदायूं में 2125 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात अरहर के भाव की। लखनऊ में 7525 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 7500 रुपये, फैजाबाद में 7475 रुपये और बदायूं में 7350 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात उड़द के भाव की। लखनऊ में 8650 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 8470 रुपये प्रति कुंतल, फैजाबाद में 8775 रुपये प्रति कुंतल और बदायूं में 8225 रुपये प्रति कुंतल रहा। मूंग की बात करें तो लखनऊ में 7550 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 7610 रुपये, फैजाबाद में 7740 रुपये और बदायूं में 7480 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात मसूर की। लखनऊ में 6600 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 6700 रुपये, फैजाबाद में 7250 रुपये और बदायूं में 7000 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात सब्जियों में आलू की। लखनऊ में 550 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 600 रुपये, फैजाबाद में 500 रुपये और बदायूं में 420 रुपये प्रति कुंतल रहा। अब बात करते हैं प्याज के भाव की। लखनऊ में 900 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 670 रुपये, फैजाबाद में 800 रुपये और बदायूं में 600 रुपये प्रति कुंतल रहा। लहसुन की बात करें तो लखनऊ में 9500 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 9900 रुपये, फैजाबाद में 9200 रुपये और बदायूं में 9000 रुपये प्रति कुंतल रहा। टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ में 750 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 700 रुपये, फैजाबाद में 825 रुपये और बदायूं में 500 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम हर अंक में आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लेकर आते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उन जानकारियों का आप इस्तेमाल करके अपनी खेती किसानी में इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से जो फसल उत्पादन कर सकें और बाजार में आप एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये क्या योजना है, कैसी योजना है, कैसे योजना आप सभी के लिए ये लाभदायी हो सकती है। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK दुबे जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार समस्त दर्शकों को। जो ये रबी के सीजन में जो अभी गेहूं की बुआई करनी है किसान भाइयों को, तो उससे पहले ये हम जानना चाहते हैं जो मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना है ये क्या योजना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में विशेष तौर से हमारे जो प्रधानमंत्री ने इस योजना को चिन्हित किया है, उसको इस प्रदेश में ही नहीं पूरे हमारे देश में समस्त प्रांतों में ये इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके साथ ये बहुत आवश्यक हो गया कि इसके पहले मृदा परीक्षण कार्यक्रम हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा उसका क्रियान्वयन क्षेत्रों में होता था, परंतु अब इसमें एक विशेष तौर से ये आवश्यक हो गया है कि जो भी हमारे पहले हम ग्राम पंचायत का लेवल पर हम नजरी सर्वे एक उनका होता है, उसका नक्शा प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद उस पर ग्रिडिंग करते हैं। वो ग्रिड जो होता है 4 बाई 4 सेंटीमीटर का, जिसमें 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित में और 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल हम सिंचित में लेते हैं और उसमें ग्रिड काट लेते हैं। उस ग्रिड के आधार पर हमारे सॉइल सैंपलिंग किया जाना है। ये विशेष हमारा ये प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कार्यक्रम इस समय संचालित पूरे हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी योजना है और अच्छा अवसर है सभी किसान भाइयों के लिए कि मिट्टी की जांच कराएं और ये पता चल जाए कि किन चीज़ों की कमी है और हम उन कमियों को पूरा करके जो है उत्पादन शुरू करें, फसल उत्पादन शुरू करें। तो जो मिट्टी का परीक्षण है ये क्या है, कैसे करें? एक्चुअली मृदा परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि जो भी रासायनिक उर्वरक हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी कास्ट बढ़ती चली जा रही है। यदि हम संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। तो ये अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो मृदा परीक्षण कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए? एक तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं ये फसल रबी की बुआई से पहले या फसल कटने के बाद, ये दो एक ऐसा अवधि होता है जिसमें हम मृदा परीक्षण के लिए किसान भाइयों को सलाह देते हैं और वो एक बहुत आवश्यक हो जाता है। और जहाँ तक मृदा नमूने लेने की एक प्रक्रिया है उसमें 0.6 इंच जिसको हम लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा B शेप में हम एक गड्ढे को हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं या हमारे किसान भाई उनको हम लोग सलाह देते हैं कि V आकार में वो एक गड्ढा खोदें और वो गड्ढे को उस क्षेत्र में जहाँ पर मृदा परीक्षण जिस क्षेत्र करवाना है उसमें चारों कोने पे और एक बीच में इन सभी से मिट्टी एकत्रित करके पॉलीथीन शीट पे या कोई हमारी प्लास्टिक शीट हो उस पर हमारे किसान भाई उसको एकत्रित करते हैं और उसके सामने के उसके 4
पोर्शन कर लेते हैं और सामग्री निकाल देते हैं, फिर 2 पोर्शन को फिर मिक्स कर लेते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि 400 ग्राम मिट्टी न रह जाए। उसके बाद उस मिट्टी को एक जो पॉलीथीन थैली है उसमें उसको हमारे किसान भाई भरें या हमारे कर्मचारी उसको भरने के लिए हमारे किसान भाइयों को अवगत कराते हैं, और उसमें किसान का नाम, खसरा संख्या, ग्राम पंचायत का नाम और कौन सी फसल पूर्व में ली गई थी और कौन सी फसल अब ली जानी है और नमूने लेने का दिनांक, ये सब कंप्लीट उसको करके और संबंधित कर्मचारियों को हैंडओवर कर देते हैं। वो हमारी जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ उसको पहुँचाते हैं और समय से उसका जो है एनालिसिस होके, परीक्षण होके किसान भाइयों को सूचना दे दी जाती है। ये तो डॉक्टर साहब एक सामान्य तरीका हुआ कि जो है मृदा परीक्षण के लिए कैसे जो है मृदा एकत्रित करें अपने खेतों से। तो क्या खेतों में भी कोई एक निश्चित स्थान होता है, वहां से लेना चाहिए, कहीं से भी लेना? हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि गीली मिट्टी है तो वहां से नमूना न लें, और खाद का गड्ढा है उसके पास नहीं लेना चाहिए, नाली के किनारे से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सॉइल फर्टिलिटी का जो एक लेवल होना चाहिए, जो एक सिस्टम है, उससे उसके परिणाम जो है उससे डिफर कर जाएंगे। और विशेष तौर जो ऊसरी जो मिट्टी है, जो ऊसर की मिट्टी है, उसमें 100 सेंटीमीटर गहराई तक लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 0 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर और लास्ट हमारा 100 सेंटीमीटर उसके हम इस डिफरेंट लेवल पर मृदा नमूने एकत्रित करते हैं। और जो बागवानी का क्षेत्र है, अगर बागवानी वाला एरिया है वहाँ मृदा नमूने ले रहे हैं और उसका स्टेटस पता लगाना है कि उसमें एनपीके और सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, तो 2 मीटर गहराई तक हमें मृदा नमूने लेने चाहिए। ये विशेष तौर से सावधानी किसान भाइयों को रखना आवश्यक है। उर्वरकों का जब निर्धारण करना हो तो वो क्या ध्यान रखना, कैसे करना चाहिए किसान भाई? ये बहुत आवश्यक है। हमारे जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम जब बात करें, हमारी जब मृदा परीक्षण हुआ, उस मृदा परीक्षण के उपरांत जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सो हमारी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाता है, वो निसंदेह हमारा जो कलेक्शन हो रहा है मृदा नमूने का, वो ग्रिड के आधार पर हो रहा है। हमारे कर्मचारी भी करवा रहे हैं, किसान भाइयों को सलाह दे रहे हैं, और उसमें जो हमारी एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें हमारे ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस और पोटास, इन 3 का एनपीके के लेवल के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारी मृदा परीक्षण में आई है उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें ये कैटेगरी की गई है अति न्यून, न्यून और मध्यम और उच्चतम। अगर हमारा ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जो की उपलब्धता है वो परसेंटेज में आती है, वो हमारे 0 से 0.2% तक है तो अति न्यून में आएगी, और 0.2 से 0.4 है तो हमारी वो न्यूनतम आएगी, और 0.4 से 0.8% है तो हमारी मध्यम आएगी, और 0.8 से अधिक है तो हमारी उच्चतम आएगी। ये हमारी कैटेगरी हमारी मृदा परीक्षण की हम नतीजन देते हैं। उसी तरह फास्फोरस का है। फास्फोरस में हमारी अगर 10 केजी पर हेक्टेयर, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी में केजी पर हेक्टेयर में आती है तो अति न्यून में आता है। 10 से 20 हमारा जो है वो न्यूनतम आता है, और 20 से 40 हमारा, जिसको 21 से 40 केजी कहेंगे, वो हमारा मध्यम आता है, और उच्चतम में है अधिक 41 से जो अधिक होता है केजी पर हेक्टेयर उसमें आता है। पोटास की भी बहुत आवश्यक है, उसकी भी जो हमारी टेबुलेशन फार्म में जो हमारी कैटेगरी की जाती है वो 0 से 50 केजी है, और 50 से 51 से 100 केजी है, 101 से 250 केजी है, 251 से अधिक जो हमारी वो उच्चतम श्रेणी में आता है। ये हमारी कैटेगरी है कि हमारी जो मृदा परीक्षण किया गया है वो किस कैटेगरी है, और इस आधार पर एनपीके के आधार पर हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास किसान को कितना देना है। दूसरा इसमें ये आता है कि सल्फर यदि कमी है तो उसका भी हमारी मृदा परीक्षण किया जाता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विशेष तौर से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और आपका मोलिब्डेनम है, बोरान है। ये सभी का परीक्षण करने के उपरांत हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होता है, और वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा दिया जाता है, और वो किसान भाई हमारे उस रिकमेंडेशन के आधार पर, उस संस्कृत के आधार पर हमारे जो रासायनिक उर्वरकों का है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है उनका प्रयोग करते हैं बुआई के समय। और बुआई के बाद भी जब खड़ी फसल है
जिससे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में हो और हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो एक ऑप्टिमम आए। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण ये किया गया है इसलिए किया गया है कि अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जो मात्रा डालनी है वो किस आधार पर, किस खेत में कितनी ज़रूरत है, किस मिट्टी में कितनी ज़रूरत है उर्वरकों की, उस हिसाब से हम डालें ताकि जो है एक समान रूप से जो उत्पादन एक भूमि में होना चाहिए, क्षेत्र में होना चाहिए, वो हमें प्राप्त हो सके। मैं से आपसे इतना और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो महत्व है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वो क्या है किसान भाइयों के लिए? किसी भी हमारे जो क्षेत्रीय किसान हैं उनको ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम किसी फसल के बुआई से पहले हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थिति देख लें और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थिति, मृदा स्वास्थ्य के आधार पर यदि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम आएगी और हमारा जो लाभ है, नेट प्रॉफिट है किसान को, वो अधिक से अधिक मिलेगी। यानी कि ये भी डॉक्टर साहब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कम से कम रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर हमें पहले से पता रहेगा कि इस भूमि में, जिस भूमि में हम खेती करने जा रहे हैं, वहां पर भूमि की जो है उपजाऊ क्षमता कितनी है, कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से हम उर्वरक डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारे जो उत्पादन होगा बेहतर होगा और उसका जो लागत लगेगी वो कम से कम होगी। डॉक्टर साहब इन सभी जानकारियों के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, जरूरी बात सिर्फ इतनी है कि आपको लगातार अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना है। कहने का मतलब यह है कि जब आप एक फसल की कटाई करें, यानी धान की कटाई कर दी, अब गेहूं लगाना है, तो उसके बाद जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसको हम जांच परख लें, उसके हिसाब से हम उर्वरकों का प्रयोग करें और जो है हम एक बेहतर फसल उत्पादन करें और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त करें। इसी तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।